वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने जो नेमरा सुंडा बुक की जो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है, ये उसकी 9th वीडियो है जिसमें हम मानसून यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द वर्ड मानसून हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड माउसिन विच मीन्स सीजन। मानसून इज़ often referred to seasonal reversal of winds over the Indian Oceans, especially in Arabian Sea. India is situated in the northeast trade wind zone, and these trade winds continuous throughout the year. Total amount of precipitation in the country 1194 mm, or total rainfall generated volume in India is a 400 million hectare meter. Average rainy day इन कंट्री 130 डेज़ पर ईयर, और रेनी डे रेनी डे किस डे को बोलते हैं अपन, जब 2.5 mm से ज़्यादा बरसात एक 24 घंटे के अंतराल में दिन में होती है तो उसको बोलते हैं रेनी डे। और अगर 5 mm से ज़्यादा बरसात अगर एक दिन में हो रही है तो उसको बोलेंगे क्रॉप रेनी डे। तो अपन बात करते हैं जो साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। साउथ वेस्ट मानसून रीचेज साउथ इंडिया in Kerala around 1st June of every year. It moves at average speed of 30 km per hour. It's called as a grand period of rainfall in India. It contributes around more than 70% of the total rainfall in India. भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो किसके द्वारा होती है? साउथ वेस्ट मानसून द्वारा, और अधिकांश ये 75% से ज़्यादा योगदान देता है। अपन साउथ वेस्ट मानसून को 2 ब्रांचेस में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल। तो जो अरेबियन सी ब्रांच है वो कितनी 770 mm रेनफॉल में कंट्रीब्यूट करती है। करीब 80% जो साउथ वेस्ट मानसून का भाग इससे बना होता है, और जो 20% है वो किससे बना होता है? बे ऑफ बंगाल की। ये 340 mm वर्षा भारत में करवाती है। दिस मूव्स टू अप टू असम। और जो अरेबियन सी वाली है ये कहाँ से? नॉर्थ वर्ड से मूव करती है, मतलब कि जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं उनमें से। हम बात करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट मानसून के बारे में। नॉर्थ ईस्ट मानसून इज़ लिमिटेड मोस्टली टू द सदर्न स्टेट। जो अपने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो दक्षिण राज्य हैं उनमें ये लिमिटेड है उन तक ही। दिस मानसून इज़ ऑल्सो नाउन एज ए रिट्रेटिंग मानसून। इसको अपन बोलते हैं रिट्रेटिंग मानसून भी इसको कहते हैं। इट कंट्रीब्यूट अबाउट 50% ऑफ द टोटल रेनफॉल इन इंडिया। और ये भारत में करीब 15% जो वर्षा होती है उसका 15% योगदान ये देता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून। देन अपन बात करते हैं जो एल नीनो होता है। एल नीनो इज़ अ फिनोमेना दैट लीड टू राइज इन द ओशियन टेम्परेचर। ये जो ओशियन का टेम्परेचर है उसको बढ़ाता है, और इसके कारण जो अपनी सतह वाली चीज़ें होती हैं उनमें क्या होता है? ड्राई वेदर, और जनरली सूखा पड़ जाता है इसके कारण। रिवर विच यूटिलाइज मैक्सिमम फ्लो। कौन सी रिवर है जो मैक्सिमम फ्लो को यूटिलाइज करती है? तो सबसे ज़्यादा गंगा है। देन अपन बात करें तो आर्टिफिशियल रेन मेकिंग, मतलब कि कृत्रिम वर्षा कैसे कराते हैं, या फिर अपन बात करेंगे क्लाउड सेटिंग कैसे करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फॉरेजन मटेरियल टू क्लाउड्स टू इंट्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड क्लाउड सेटिंग। मतलब कि जो बादल होते हैं उन पे कोई अपने को फॉरेजन मटेरियल डालना है जिसके द्वारा उन पे से वो आयनाइनिक हो जाए, उनमें आयन डिफरेंस हो जाए और वो पानी ज़मीन पर गिर जाए, ठीक है। अपन बात करेंगे क्लाउड सेटिंग, जो अपनी सिल्वर आयोडाइड और जो ड्राई आइस किस लिए अपने अप्लाई करते हैं, किसके लिए? कोल्ड सेटिंग के लिए। और एक होती है वार्म क्लाउड में। तो कोल्ड सेटिंग में किसका यूज़ किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। और वार्म सेटिंग में किसका यूज़ किया जाता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। देन अपन बात करें कि वेदर फोरकास्टिंग। जनरली 3 प्रकार की वेदर फोरकास्टिंग होती है, शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग, मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, और तीसरी होती है लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। अगर 3 दिन से कम है, तो हम 3 दिन से कम देखिए अपन वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। देन अपन बात करते हैं मीडियम रेंज फोरकास्टिंग में, तो इसमें अपन जनरली 3 से 10 दिन के बीच में अपन 3 से 10 दिन की फोरकास्टिंग होती है। और अपन बात करें कि लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग, तो ये 10 दिन से ज़्यादा की फोरकास्टिंग होती है। द लॉन्ग रेंज फोरकास्ट आर इश्यूड थ्राइस इन ए ईयर एंड आर यूजफुल फॉर द चूजिंग क्रॉपिंग पैटर्न। तो जो अपनी लॉन्ग रेंज की जो वेदर फोरकास्टिंग होती है वो 1 साल में 3 बार अपन निकालते हैं। और ये क्या हो, जो क्रॉपिंग पैटर्न को अपन चूज़ करते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। द शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग इज इश्यूड ट्वाइस इन ए डे एंड स्पेशली वैलिड फॉर 36 आवर्स। मतलब जो शॉर्ट रेंज वाली जो अपन फोरकास्टिंग करते हैं वो कितने एक दिन में 2 बार निकाली जाती है, और ये कितनी 36 घंटे तक ही बस वैलिड होती है। देन अपन बात करें कि द सिनॉप्टिक मेथड ऑफ फोरकास्टिंग इज़ यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज फोरकास्ट। जो शॉर्ट रेंज की फोरकास्ट की जाती है उसमें अपन सिनॉप्टिक मेथड का यूज़ करते हैं। देन अपन बात करें, इसके बाद अपन बात करें तो NCMRWF नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। देन अपन बात करेंगे जो प्रॉपर्टीज़ हैं
जो जल की क्या क्या मुख्य विशेषता है उनके बारे में। तो लेटेंट हीट कितनी है वेपोराइजेशन की, 580 कैलोरीज GT डिग्री सेल्सियस पर GT डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अपन बात करें तो हीट ऑफ सब्लिमेशन इज 680 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस। एंड अपन बात करें तो हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है 80 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाटर एक्सपांड्स ऑन फ्रीजिंग 9% बाय वॉल्यूम, मतलब अपन बात फ्रीजिंग पे कितना एक्सटेंड हो जाता है वो 9%, जिसका वॉल्यूम उससे ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है। इसके बाद अपन बात करेंगे डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर कितना है -80। यानी अपन बात करें तो वाटर हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, वाटर की सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होती है 1 कैलोरी पर ग्राम ऑफ एनी नाउन सब्सटेंस एक्सेप्ट लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया की वाटर से भी ज़्यादा होती है, कितनी होती है 1.03, और वाटर की कितनी होती है 1। यानी अपन बात करें तो वाटर होल्डिंग, वाटर लॉगिंग इस सिचुएशन वेयर ऑल द पोर्स बोथ मैक्रो एंड माइक्रो पोर्स आर फिल्ड विद वाटर टेम्पररी और परमानेंटली। जब क्या होते हैं जो माइक्रो पोर सॉइल में माइक्रो पोर और मैक्रो पोर 2 टाइप के पोर्स होते हैं, अगर वो पूरी तरीके से भरा जाए तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है वाटर लॉगिंग। देन अपन बात करेंगे डिमेरिट्स ऑफ वाटर लॉगिंग, मतलब वाटर लॉगिंग से क्या नुकसान है। देखो एक लिमिट तक तो क्रॉप के लिए पानी चाहिए चाहिए, अगर उससे कम होगा तो ईल्ड घटेगी। अगर उस लिमिट से अगर एक लिमिट के बाद ज़्यादा भी पानी हो जाए तो वो भी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो जो सॉइल होगी उसमें क्या होता है पूरे वाटर सेचुरेटेड हो जाएगा, तो इसके लिए वो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट कर देगा, जिसके कारण कि प्लांट को इजीली तौर पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और जो रूट्स हैं वो कुछ टाइम में डेड हो जाएंगी और प्लांट की यील्ड खत्म हो जाएगी। रिड्यूस EH रेडॉक्स पोटेंशियल, EH ऑफ वेल एरेटेड सॉइल इज 400 से लेकर 700 MB तक होता है। EH ऑफ वाटर लॉक्ड सॉइल कितना होता है 250 -250 से लेकर -300 MB तक होता है। देन अपन बात करेंगे डीनाइट्रिफिकेशन लॉस मोर इन वाटर लॉक्ड सॉइल, जो वाटर लॉक्ड सॉइल होती है उनमें डीनाइट्रिफिकेशन ज़्यादा होता है। इन सबमर्ज्ड राइस SO2 आर रिड्यूस टू सल्फाइड, in submerged rice SO2 are reduced to sulfide that is further reached to H2S that causes alkaline in rice due to the toxicity of H2S। देखो जो अपना सल्फाइड होता है उसके कारण राइस में कौन सा डिसीज़ होता है, तो एल्कोची डिसीज़ राइस में जनरली देखने को मिलता है सल्फाइड के कारण। अप्रोचेस ऑफ इरिगेशन शेड्यूलिंग, मतलब अपने को कब पानी देना है, कितना पानी देना है और किस अंतराल पे पानी देना है, तो इसको अपन बोलते हैं इरिगेशन शेड्यूलिंग। ठीक है, तो इसका अपन कैसे पता लगाएंगे कि इसकी शेड्यूलिंग कैसे करनी है अपने को, तो उसको अपन फर्स्ट देखते हैं। तो ट्रांसपिरेशन रेशियो अप्रोच, अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड बाय क्रॉप टू प्रोड्यूस यूनिट अमाउंट ऑफ ड्राई मैटर, दिस इज नाउन एज एब्सोल्यूट अप्रोच। इसको क्या अपन क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट अप्रोच भी बोलते हैं। और ये किससे बताता है, जो प्लांट्स के जो लीफ सरफेस से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको द्वारा अपन बात करते हैं। देन अपन बात करते हैं जो सेकंड मेथड है वो है सॉइल मॉइस्चर डिफिसिट अप्रोच। फॉर मेज एंड वीट 25% डिप्लीटेशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर, फॉर ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप 50% डिप्लीटेशन ऑफ अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। अगर 25% डिप्लीटेशन हो रहा है सॉइल मॉइस्चर में तो वो वीट और मेज के लिए है, और अगर 50% डिप्लीटेशन हो रहा है अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर में तो वो ड्रॉट रेजिस्टेंट जो क्रॉप्स हैं उनमें अपन इरीगेशन शेड्यूलिंग कर सकते हैं। देन अपन बात करें क्लाइमेटोलॉजिकल जो अप्रोच है, ठीक है, तो अपन जो क्लाइमेट के आधार पर अगर देखें तो वो कौन सा है अप्रोच, और IW/CPE अप्रोच नाउन एज अ सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स, सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स अप्रोच। द रेशियो ऑफ IW/CPE सर्व एज अ सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इंडेक्स। इसको क्या अपन जनरली सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस इंडेक्स के तौर पे भी देखते हैं। लोअर द रेशियो विल बी मोर स्ट्रेस, अगर इसका रेशियो जितना कम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस बताता है। इट इज़ अ साइंटिफिक अप्रोच बट नॉट प्रैक्टिकल यूटिलिटी। ये क्या है साइंटिफिक अप्रोच वाला है, लेकिन इसकी प्रैक्टिकल तौर पे देखें तो इसको ज़्यादा यूटिलाइज नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी पड़ जाता है। देन अपन बात करें कि क्रिटिकल स्टेजेस अप्रोच। क्रिटिकल स्टेज अप्रोच मतलब क्रिटिकल स्टेज मतलब क्या होता है कि अगर उस अवस्था में अपन ने उसको क्रॉप को पानी नहीं दिया, ठीक है, इरिगेशन नहीं दिया है, तो क्रॉप की ईल्ड बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो ये होता है क्रिटिकल स्टेज अप्रोच। द स्टेट ऑफ ग्रोथ व्हेन द प्लांट्स आर मोस्ट सेंसिटिव टू शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड मोस्ट रिस्पॉन्सिव टू करेक्शन ऑफ डिफिशियंसी। देखो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं इस अवस्था में, तो अपने लिए पानी तो इस अवस्था में ज़रूर से ज़रूर देना, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बात करें कि राइस के लिए देखें तो क्रिटिकल स्टेज कौन सी है, पेनिकल इनिशिएशन, और दूसरी है फ्लावरिंग स्टेज। इसकी IW/CPE रेशियो कितना है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है किसमें, राइस में, कितना है 1.2। देन अपन बात करें कि वीट में, तो वीट में आती है CRI जॉइंटिंग
और मिल्किंग। तो अगर अपने पास उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, CRI, क्राउन रीट इनिशिएशन स्टेज, इसमें कितनी होती है 0.9 होता है। देन अपन बात करेंगे मेजलिंग, मेज में कौन सी होती है, सिल्किंग और टेसलिंग। जो सिल्क होती है फीमेल इन्फ्लोरेसेंस और जो टेसल होती है वो कहते हैं मेल इन्फ्लोरेसेंस। तो इसकी कितनी है IWCP रेशियो 0.9। देन अपन बात करेंगे कॉटन में, तो कॉटन में फ्लावरिंग और बॉल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। देन अपन बात करें कि ग्राम में प्री फ्लावरिंग पॉट डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, इस पर होती है IWCP की रेशियो होता है 0.6। देन अपन बात करें कि ग्राउंडनट में फ्लावरिंग, पैगिंग एंड पॉट फिलिंग 0.6, इसमें होता है IWCP रेशियो। देन अपन बात करें पिजन पी में कौन कौन सी स्टेजेस में क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, एक तो फ्लावर इनिशिएशन जब फूल बन रहा है, और देन पॉट फॉर्मेशन स्टेज 0.6 इसमें होती है। देन अपन बात करें कि सब फ्लावर इनिशिएशन स्टेज, और इसमें कितनी होती है 0.4 IWCP रेशियो होता है, जो कि बहुत लोएस्ट है, ठीक है। देन अपन बात करें कि परसेंटेज इरीगेटेड एंड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ मेजर फील्ड क्रॉप्स, मतलब कि जो उसका इरीगेटेड एरिया कितना है, परसेंट इरीगेटेड एरिया, और उसकी वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है। तो इस साल जो ICR JRF एग्रोनॉमी में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा गया था, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से देखें। तो शुगर कैन में कितनी है 93% इरीगेटेड एरिया, वीट में कितना इरीगेटेड एरिया 85% इरीगेटेड एरिया, देन राइस में 50% इरीगेटेड एरिया, ऑयल सीड्स में कितना है 25 इरीगेटेड एरिया, और पल्सेस में ओनली 10% इरीगेटेड एरिया में अपन करते हैं, ठीक है। देन अपन बात करें कि शुगर कैन की वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, तो शुगर कैन की बहुत ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है, कितनी होती है करीब 1500 से लेकर 2500 mm इसकी वाटर रिक्वायरमेंट है। देन अपन बात करें वीट में कितनी 650 से लेकर, अगर आपको 800 mm पानी दे रहा हो तो वीट की क्रॉप अच्छे से होगी आपकी। देन अगर राइस की रिक्वायरमेंट कितनी है, राइस की 1500 mm की समथिंग है, 1200 से लेकर हम 1500 मान सकते हैं डायरेक्ट। अपन बात करें जो ऑयल सीड्स हैं उनकी कितनी है 500-700, और जो अपनी पल्सेस हैं उनकी है 450 से 700 के बीच में। देन अपन बात करें कि मेजरमेंट ऑफ इरीगेशन वाटर, तो कितना पानी देना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो उस पानी को आप मेज़र कैसे करोगे, तो वो मेज़र करने की कुछ यूनिट्स हैं डिफरेंट, इससे जनरली क्वेश्चंस एग्रोनॉमी के एग्जाम्स में आ जाते हैं। सबसे पहले अपन बात करें कि एक क्यूसेक में कितना पानी बनता है। एक क्यूसेक में 28.3 लीटर पानी बनता है। जैसे अपन बोलते हैं ना आज डैम से इतना पानी छोड़ दिया, इतने क्यूसेक पानी छोड़ दिया, तो ये इसी को रिप्रेजेंट करता है कि ठीक है, उसी में आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो 1 क्यूसेक इक्वल टू 28.3 लीटर। और देन बात करें अपन एक क्यूमेक की, तो एक क्यूमेक का कितना होता है 1000 लीटर और 10⁻3। देन अपन बात करें कि 1 हेक्टेयर mm, तो 1 हेक्टेयर mm में कितने होते हैं 10,000 लीटर होते हैं, या 10⁻4। देन अपन बात करें 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में, तो इसमें कितने होते हैं 1 लाख लीटर पानी होता है। देन अपन बात करें 1 हेक्टेयर मीटर में, तो उसमें कितने होते हैं 10⁻7। तो आप इसको जनरली निकाल सकते हो, ठीक है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टीज। देन मेज़र ऑफ वाटर हाइट, तो एक एटमॉस्फेयर पे वाटर हाइट कितनी होती है 1036 सेंटीमीटर ऑफ वाटर हाइट, और एक बार पे कितनी होती है 1023 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। देन अपन बात करें कि कन्वर्जन यूनिट ऑफ, तो 1 एरिया, तो 1 एकड़ में कितना होता है 0.405 हेक्टेयर होता है, और 1 हेक्टेयर में कितना होता है 2.47 एकड़ होता है। तो ये आपको डाटा है, ये जनरली आपको याद रखना पड़ेगा। देन अपन बात करेंगे प्लाउइंग इज ए क्लासीफाइड, इसको प्लाउइंग को भी अपन ने क्लासीफाइड किया इकार्डा हैदराबाद के द्वारा 1985 में। तो अपन बात करें कि देखो जो सैलो प्लाउइंग होती है, सैलो मतलब ऊपर की 5 से 6 सेंटीमीटर डिप्थ पे अपन प्लाउ चलाते हैं। देन अपन बात करें कि मीडियम प्लाउइंग 15 से लेकर 20 सेंटीमीटर की डिप्थ पर जो प्लाउइंग की जाती है उसको बोलते हैं मीडियम प्लाउइंग। एंड देन अपन बात करेंगे डीप प्लाउइंग किससे 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर के बीच में अपन प्लाउइंग करते हैं। देन अपन बात करेंगे वाटर शेड मैनेजमेंट, तो वाटर शेड क्या होता है कैचमेंट की यूनिट होती है, ठीक है, उसको हाइड्रोलॉजिकल यूनिट होती है। इट मे बी ए नेचुरल यूनिट ऑफ लैंड whose runoff collect and flows out of the area through a single common outlet into a river और अदर वाटर बॉडी। तो इसमें अपन ने ये पूरा वाटर शेड मैनेजमेंट और ये जो अपना जो मानसून टॉपिक है उसको अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है। तो इसको आप अच्छे से देखें क्योंकि इससे जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जो आने वाली वीडियोज़ हैं सब्जेक्टिव वीडियोज़ उसको आप अच्छे से देख सकें। थैंक यू सो मच।